साहवा क्षेत्र वासियों के लिए खुशखबरी। आपके अपने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहवा ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आज ही गूगल मीट ऐप से जुड़िए हमारे साथ। कक्षा 12 तक की क्लास संकाय में अध्ययन करने वाली सभी लड़कियों का दाखिला आप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहवा यानी कि हमारे वाटिका स्कूल में करवाएं और इस ऑनलाइन क्लासेस के अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। आज ही जुड़िए बालिका विद्यालय से और गूगल मीट ऐप से हमारे साथ और ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहवा द्वारा संचालित डिजिटल क्लासेस में मैं रूपनाथ भाटी आपका स्वागत करता हूं। आज का भूगोल विषय का हमारा शीर्षक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं भारत का नामकरण कैसे हुआ, इसको भारत क्यों कहा जाता है, भारत के अलावा हमारे देश को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। भारत के कई नाम वैसे प्रचलित रहे हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। आर्यावर्त भारत को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि प्राचीन काल में भारत है वो आर्यों की भूमि रहा है और विश्व भर के लोग आर्यों की भूमि होने की वजह से भारत को आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। तो आर्यावर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत है वो आर्यों की भूमि रहा है, इसलिए भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम भारत का क्या रहेगा बच्चों? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों कहते हैं भारत को? इसके पीछे भी एक कारण है। ईरान के लोग जो शय का उच्चारण होता है उसको है के नाम से पुकारते थे। सिंधु नदी के पास भारत स्थित है। ईरान की तरफ से आते हैं तो सिंधु नदी को पार करने के बाद भारत में प्रवेश किया जाता है, तो वो सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे। क्योंकि उनका उच्चारण शय को है बोलना था, तो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे और सिंधु नदी के पार का जो क्षेत्र था उसको वो हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे। इसलिए भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी प्रचलित है। तो ये भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान रहा। भारत का जो मुख्य नाम है हिंदी में जो प्रचलित है वो भारत के नाम से विश्व में विख्यात है। हिंदी नाम की बात की जाए तो ये जो आर्य थे भारत के, इन्हीं आर्यों की एक शाखा जिसको भरत शाखा के नाम से जाना जाता है, और भरत शाखा के एक महामानव हुए थे, एक महापुरुष हुए थे जिसका नाम था भारत, और भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा जो आज बहुत प्रचलित है। इसके अलावा अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा जाता है। ये भारत का चौथा नाम है इंडिया। इंडिया नाम क्यों पड़ा? जिस प्रकार ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे, इस प्रकार हिंदुस्तान नाम पड़ा। इसी प्रकार रोमन व यूनानी लोग, जो विदेशी लोग थे, कौन से? रोमन व यूनानी, जो सिंधु नदी है हमारी, उस सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे। यूनानी लोग और रोमन लोग सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे, और इस सिंधु नदी को पार करने के बाद जो हमारा भारत का क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र को वो इंडिया के नाम से पुकारने लगे। तो इस प्रकार से भारत को अनेक नामों से जाना जाता है। आर्यावर्त के नाम से, भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों, ये तो था भारत का नाम और भारत के नाम का इतिहास। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है। विश्व के मानचित्र में यदि पृथ्वी के ऊपर भारत की स्थिति के बारे में पता करें तो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब ये गोलार्ध क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर यदि अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए, जैसे मान लो ये पृथ्वी है अपनी, पूरी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं, आड़ी जो रेखाएं होती है वो पूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाती है। जो मुख्य अक्षांश रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, इसके कई अन्य नाम ही भी हैं, जैसे भूमध्य रेखा,
विषुवत रेखा, तो भूमध्य रेखा कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि ये जो गोला है पूरा पृथ्वी का, उसके आधे आधे 2 भाग बना देती है। इससे जो ऊपर का भाग है, क्योंकि मैप में हमेशा ऊपर की दिशा को उत्तर दिशा माना जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का जो भाग है वो किस नाम से जाना जाएगा? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारत किस दिशा में स्थित है? यदि विश्व पर भारत की लोकेशन को देखा जाए तो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर स्थित है भारत, इसलिए भारत को कहाँ माना जाता है? उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत के विस्तार की। विस्तार का अर्थ ये हुआ कि भारत विश्व के किन भागों में फैला हुआ है। यदि पृथ्वी पर लोकेशन देखें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात सत्य है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी भारत की लोकेशन क्या है? भारत का विश्व के संदर्भ में यदि जीपीएस के संदर्भ में देखें तो भारत का एड्रेस क्या है, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है, यानी किन अक्षांशों और किन देशांतरों के मध्य भारत का विस्तार है। यदि भारत की अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि देखी जाए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का मतलब किन किन अक्षांशों के बीच में भारत बसा हुआ है, भारत स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का विस्तार जिन जिन अक्षांशों के मध्य रहेगा वो सारा उत्तरी अक्षांशों के बीच में रहेगा। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, लोकेशन देखा जाए भारत की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यदि मैप में इस पर नजर दौड़ाएं तो ये 0 डिग्री अक्षांश होगी भूमध्य रेखा। इससे ऊपर में जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सारी उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। इससे दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं होती है वो सारी दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाती है। भारत की विस्तार की स्थिति देखें अक्षांशों में तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर चलेंगे, 2 डिग्री, इस प्रकार यदि देखा जाए तो जहां 8 डिग्री और ये ऊपर 4 मिनट, मिनट का मतलब ये होता है कि अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। और इस दूरी को यदि छोटे भागों में बांटे तो प्रत्येक डिग्री को 60 छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और इन छोटे भागों को मिनट के नाम से जाना जाता है। और ये मिनट का चिन्ह होता है, ऊपर डैश के जैसी आकृति लगती है। तो भारत की स्थिति अक्षांशों में देखा जाए इस प्रकार चलते हैं 1 2 3 4, जहां 8 डिग्री और 8 डिग्री के ऊपर 4 मिनट जहां शुरू होते हैं वहां से भारत की लोकेशन शुरू होती है विश्व के मानचित्र में। तो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होकर और जहां 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा जो आती है 37 डिग्री और इससे ऊपर मान लो 6 मिनट है, तो यहाँ इन 2 स्थानों के बीच में भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशों की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इन स्थानों के बीच में भारत की लोकेशन है। अब यदि बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, देशांतर रेखाएं जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाती है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार जो 0 डिग्री से और इधर 90 डिग्री से इधर 90 डिग्री दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो मुख्य देशांतर रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री देशांतर। और यदि भारत के मानचित्र को देखें विश्व के संदर्भ में तो उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में भारत स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी भाग में है। तो यदि भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट, और वो भी कौन सा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर का मतलब ये हुआ कि जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाले जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे जो राइट साइड में जो सारी देशांतर रेखाएं हैं उनमें पूर्वी देशांतर नाम लगता है, और यदि राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड में चले तो उन सब में पश्चिमी देशांतर नाम लगता है। तो भारत का विस्तार 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में है, तो सारा उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार हुआ, और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित है, तो भारत का जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर के मध्य माना जाता है। तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार चलते हैं, जहां 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां से शुरू होकर और यदि पूर्व में चले तो 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत का देशांतीय विस्तार है। अब इस प्रकार यदि देखा जाए, लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अक्षांशों में, लगभग 30 अक्षांश में, यानी 8 डिग्री से शुरू होता है, 37 डिग्री तक जाता है। और यदि देशांतरीय विस्तार भी देखा जाए तो ये भी लगभग 30 देशांतरों के मध्य भारत फैला हुआ है। तो ये भारत, अब यदि भारत के विस्तार को राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे उत्तर में जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, आजकल उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया है, लद्दाख और जम्मू। तो ये जो एकदम उत्तर का वर्तमान के मैप में देखा जाए तो एकदम उत्तर में लद्दाख क्षेत्र लगता है, और एकदम दक्षिण में यहाँ तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र लगता है। तो उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और एकदम दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है। यदि भारत में एकदम पूर्वी भाग में देखा जाए तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश एक राज्य लगता है, और यदि एकदम पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ गुजरात राज्य लगता है। यदि राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का एकदम उत्तरी जो भाग है वहाँ आजकल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगता है। एकदम दक्षिणी भाग की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य लगता है। यदि एकदम पूर्वी भाग की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य लगता है, और यदि एकदम पश्चिमी की बात की जाए तो गुजरात राज्य लगता है। ये भारत के चारों दिशाओं में जो राज्य लगते हैं, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, ये 4 राज्य हो गए। और यदि एकदम उत्तरी छोर की बात की जाए तो भारत का एकदम जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। और यदि भारत के दक्षिण की बात की जाए तो जो मुख्य भूमि है भारत की, उसका एकदम दक्षिणी बिंदु है जो यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में एकदम जो दक्षिणी जो शहर है कन्याकुमारी में, ये जो स्थान है उसको कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। कुमारी अंतरीप, ये तो हुआ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। एकदम उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। एकदम दक्षिणी मुख्य भूमि का जो भाग है वो कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत के आधिपत्य में जो सारी भूमि आती है उसमें यदि एकदम दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और उनमें जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट। तो भारत का एकदम उत्तरी छोर इंदिरा कोल कहलाता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कुमारी अंतरीप कहलाता है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत की भूमि का जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है वो कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। भारत का एकदम पूर्वी छोर जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में आता है, इसका नाम है किबिथु, जो एकदम जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर बात करें जो 97 डिग्री 25 मिनट का जो क्षेत्र है, जो अंतिम जो स्थान है, उसका नाम है किबिथु, और जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और यदि एकदम पश्चिमी सिरे की बात करें तो वह गुजरात का शरक्रीक एक दलदली क्षेत्र है, जो कच्छ का रण है गुजरात का,
जहाँ समुद्र के पास लगता हुआ क्षेत्र है वह दलदली क्षेत्र है, कच्छ का रण कहलाता है। और उसमें जो अंतिम स्थान है उसका नाम है सरक्रीक। चलिए अब भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। यदि बात की जाए इंदिरा कोण से कुमारी अंतरीप तक, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। यानी इंदिरा कोण से कुमारी अंतरीप तक की जो लंबाई है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। और यदि एकदम सुदूर पूर्व से और यदि सुदूर पश्चिम की बात करें, किबिथु से लेकर सरक्रीक गुजरात तक की लंबाई की बात करें, जो एक प्रकार से चौड़ाई होती है, तो वो है 2933 किलोमीटर। और यदि बात करें भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो याद रखना है भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो 32,87,264 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। और यदि भारत की सीमा रेखा की बात करें, जो सीमा रेखाएं लगती हैं टोटल भारत की, वो यदि स्थलीय सीमा की बात करें पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल की खाड़ी शुरू होती है, ये जो अरब सागर इधर भाग है ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, तो ये जो भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा कहलाती है। और ये जो बाकी सारी है वो स्थलीय सीमा कहलाती है। दो प्रकार की सीमा लगती है। तो बात करें स्थलीय सीमा की, भारत की स्थलीय सीमा तो वो है 15,200 किलोमीटर। और यदि भारत की तटीय रेखा की बात करें, जो बंगाल से गुजरात तक की है, वो है 6,100 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर। इस प्रकार यदि चारों तरफ से भारत की सीमा की बात करें, कुल सीमा कितनी है, तो वो है 21,300 किलोमीटर। तो ये भारत का स्थिति और विस्तार है। अंत में हम बात करते हैं भारत के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। चलिए ध्यान दीजिए। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। यानी भारत का एकदम सुदूर दक्षिणी मुख्य भूमि का जो दक्षिणी भाग है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप जो लास्ट छोर है भारत का, वहां से यदि भूमध्य रेखा की दूरी देखी जाए तो 876 किलोमीटर है। क्योंकि भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 1 डिग्री अक्षांश रेखा से दूसरी डिग्री अक्षांश रेखा तक 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इस प्रकार लगभग 876 किलोमीटर की दूरी कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की है। दूसरे तथ्य की बात करें, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के काठियावाड़ के मध्य सूर्योदय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि भारत की जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 देशांतरों के बीच में है। एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 30 देशांतरों को पार करने में 30 गुना 4 यानी 120 मिनट का समय लगता है, यानी लगभग 2 घंटे। अरुणाचल में पहले सूर्योदय हो जाता है और गुजरात का जो अंतिम छोर है सरक्रीक, वहां पर 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर विश्व की मानक समय रेखा है। इससे 5.5 घंटे प्लस भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में बड़े देशों में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। याद रखें, सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं, तीसरा स्थान चीन, चौथा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां स्थान ब्राजील, 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया और 7वां बड़ा देश विश्व का भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
और भारत जापान से 9 गुना और इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है। यानी इतना बड़ा विशाल अपना देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो।